नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने के लिए हम इस बुलेटिन को लेकर आए हैं। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और बताएंगे आपको कि मॉनसून का जो सीज़न चल रहा है अगले कुछ दिनों के लिए, रादर 9 जुलाई तक का फोरकास्ट अभी तक हमारे सामने है। उसमें क्या हुआ है, क्या अलर्ट, कैसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो बात करेंगे। और आज के बुलेटिन में कुछ बड़ी खबरों की तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। खासकर मुख्यमंत्री वापस आ गए हैं जो चंडीगढ़ गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, और आज कांगड़ा के बाद हमीरपुर का दौरा शुरू हो गया है आज से, और लगभग 10 तारीख 11 तारीख तक ये मामला चलेगा। और उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक शिमला लौटते ही होने वाली है। कैबिनेट से पहले जो तैयारियां हैं वो जिन विभागों में, वो आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से मसले तैयारियों को लेकर आने वाले हैं, और जिन डिसीजंस को लेकर अब सरकार को अब निर्णय करना है वो भी महत्वपूर्ण है। और साथ में कुछ फैसले जो अभी हुए हैं उनकी जानकारी देना भी ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो नई नौकरियों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको याद है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैबिनेट से 5800 के आसपास पोस्टें अप्रूव हुई थी, लेकिन बाद में फिर रिक्विजिशन जाने से पहले मामला थोड़ा रुक गया था। उसकी वजह क्या है और अब क्या फैसला इस पर हुआ है वो आपको बताएंगे कि पूरे मामले में अभी हमारे सामने अपडेट क्या है। इसके साथ कुछ और घटनाएं पूरे प्रदेश की। कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद हमीरपुर से जो दौरा शुरू हुआ है उसमें क्या बात हुई है, रुकी हुई जो भर्तियां हैं उनको लेकर, जो रिजल्ट रुके हुए हैं उनको लेकर आगे क्या मामला चल रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो बताएंगे आपको। साथ में बिलासपुर में भाजपा के जो विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है जो कल नोटिफिकेशन सरकार ने की थी 4 लेन की जो लैंड यूज है उसको फ्रीज करने की। आईएएस का सर्विस रिव्यू आज हुआ है। ओल्ड पेंशन पे आज बीजेपी का बड़ा बयान एक आया है। साथ में जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मसलों को लेकर मुख्यमंत्री को एक सलाह दी है, वो बताएंगे आपको। सीनियरिटी का इशू अब मुख्यमंत्री तक फिर से पहुंचा है, उसमें आगे क्या होगा, किस तरह से सरकार इसको टेकअप करेगी, इस पर भी नजर रहेगी। और एपीएमसी में इलेक्शन, एक तरह से नॉमिनेशन और जो नियुक्तियां हैं वो शुरू हो गई हैं। मंडी में आज चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, कुल्लू में भी फैसला अब जल्द हो सकता है। और कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन की भी बात करेंगे। आज के बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अभी जो मौसम है उससे। मौसम से मतलब ये हुआ कि जो अभी मॉनसून चल रही है उससे शुरुआत करते हैं। अभी तक जो नुकसान हो रहा है पूरे प्रदेश में उसको अगर वैसे देखें तो जो अलर्ट है मॉनसून का, क्योंकि बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, थोड़ा सा स्लो हो गया था मॉनसून, अब 9 जुलाई तक अलर्ट अभी तक आया है। 9 जुलाई तक लगभग डेली बारिश हो सकती है, और जो फ्लैश फ्लड का जो एक रिस्क है वो लगातार उसमें बना रहेगा। दूसरी बात करें तो वो कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन की। अभी कॉलेज कैडर में 265 के आसपास एपी नियुक्त हुए हैं और कल ही ऑर्डर किया था। स्टेशन चेंज करने को लेकर आज सचिवालय में हलचल थी। मुझे लगता है कोई 8-10 स्टेशन इसमें से बदलेंगे, बाकी लगभग वही रहेंगे, और जो बदल रहे जा रहे हैं उनमें भी कोई जेन्युइन रीज़न के हिसाब से काम होगा। लेकिन अगली अगर हम बात करें तो वो है कॉलेजों को जो प्रिंसिपल मिल रहे हैं उनकी बात। देखिए, कॉलेज में अभी 94 कॉलेज ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल रेगुलर नहीं हैं, ऐसे ही चार्ज देके काम चलाया जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि लगभग 5 साल का इंतजार हो गया इस प्रमोशन को अटके हुए। जयराम सरकार के दौरान कोर्ट में फंसी रही, अब कोर्ट से निकली है तो अब नई सरकार में इसमें थोड़ी गति तेज हुई है। पिछले कल भी एक बैठक हुई थी हायर एजुकेशन के साथ, और अब डीपीसी के लिए जो एक कागजात प्रिपेयर करने हैं, या फिर आप ये कहिए कि जो डॉक्यूमेंट रेडी होने हैं उन पे काम चल रहा है। अभी इस प्रमोशन के जरिए 70 प्रिंसिपल नए मिल रहे हैं, और इन प्रिंसिपलों से 94 वैकेंसीज में से 70 भर जाएंगी। 25 पोस्टों को सीधी भर्ती से भरने के लिए आगे दिया हुआ है। वो लोक सेवा आयोग का एक प्रोसेस चल रहा है, वो अलग से होगा। लेकिन नया सेशन जब कॉलेजेस में अभी शुरू हुआ है, अभी एडमिशन का दौर चल रहा है, तो इस सेशन में अच्छी बात यह है कि टीचर भी और प्रिंसिपल भी दोनों मिल जाएंगे कॉलेजों को। जहां तक बात एपीएमसी के नए चेयरमैन की है, ये मंडी में आज नियुक्ति हुई है, क्योंकि आज बैठक बुलाई गई थी और एपीएमसी का गठन यहाँ
पहले हो गया था, लेकिन चेयरमैन की नियुक्ति होना शेष थी। आज क्योंकि वाइस चेयरमैन इसमें डीसी होते हैं, तो आज बैठक बुलाई गई थी। उसमें संजीव गुलेरिया को मंडी एपीएमसी का चेयरमैन बनाया गया है। बल विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी हैं, और ये नियुक्ति पहली हुई है। इसके बाद अब कुल्लू और बाकी जो जिले हैं वहां पर भी ये नियुक्तियां जल्दी हो सकती हैं। जो आज की नियुक्ति थी उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब बात करते हैं सीनियरिटी के इशू की। देखिए, नियुक्ति की तिथि थे, सीनियरिटी का मसला काफी पुराना है। जयराम सरकार के दौरान इवन उस वक्त तो जेसीसी की बैठक में भी ये चला गया था, लेकिन जेसीसी के मिनट्स में जो लिख के आया वो बाद में सरकार ने किया नहीं। और अब क्योंकि जो अनुबंध से नियमित कर्मचारी हैं वो आज फिर से कल मिले थे चंद्र कुमार से, जो कांगड़ा दौरे पर थे, कृषि मंत्री। आज क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मकलोडगंज आए थे, तो वहां पर जो इनके अध्यक्ष हैं, अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारी जो संघ बना है, एसोसिएशन बनी है, मुनीश शर्मा, वो आज कुछ लोगों के साथ फिर से मुख्यमंत्री से मिले हैं। और उसके बाद अब सरकार इस मामले को किस तरह से टेकअप करती है वो आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि मुलाकातें बहुत हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। और रिजल्ट अगर नई सरकार इस मसले को देखती है तो फिर इन कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। काफ़ी कर्मचारी हैं, 50,000 से 17,000 का फिगर बताया जा रहा है। और क्योंकि पहले 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, कम होते होते 2 साल पे आ गया, और इसी वजह से कई विभागों में सीनियर जूनियर वाला जो विवाद है वो कई महीनों से, कई वर्षों से उलझा हुआ है, और उसको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो ये एक अपने आप में जो बड़ी अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक ये मामला अब दोबारा से पहुंचा है। इसके बाद अगर बात करें तो जयराम ठाकुर की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आज उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है मंडी से, और वो प्रतिक्रिया सुखविंदर सुक्खू के जो हाल ही के स्टैंड थे बीबीएमबी का या चंडीगढ़ में अपना हिस्सा लेने का, उनको लेकर थी। जयराम ठाकुर ने ये कहा कि जो इंटर स्टेट मसले हैं वो ऑलरेडी रीजनल काउंसिल की जब बैठक होती है तो वहां पे उठाए जाते हैं। उनकी सरकार के दौरान भी ये मसले वहां उठाए गए हैं, रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और वो एक उचित प्लेटफॉर्म है इन मसलों को रखने का, चाहे शानन बिजली प्रोजेक्ट का मामला हो, चाहे बीबीएमबी का मामला हो, चाहे चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का मामला हो। और ऐसे में उचित मंच पर बात रखने के बजाय मीडिया के जरिए स्टेटमेंट देना या पब्लिक स्टेटमेंट देने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हिमाचल सरकार का रहता है उस पर असर पड़ता है, और अगर वो बिगड़ेगा तो उसका नुकसान स्टेट को होगा। ये सलाह आज जयराम ठाकुर ने दी है, और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले, जो पहले इन मामलों में चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि पिछली सारी सरकारें इनको उठाती रही हैं, पहले उस रिकॉर्ड को देख लें। और दूसरी बात ये कि जो पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं इस मामले में उससे बचें। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। देखिए, चंडीगढ़ गए थे आईजीएमसी के बाद, क्योंकि पैर में प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद फोर्टिस में वहाँ इलाज भी करवाया, और उसके बाद ठीक हुए। फिर कल इन्होंने धर्मशाला आना था, लेकिन मौसम खराब था। आज सुबह सुबह आ गए, और दलाई लामा के जो जन्मदिन के वहाँ कार्यक्रम थे उसमें शामिल हुए। उन कार्यक्रमों के बाद जब मीडिया से बातचीत की तो कांगड़ा एयरपोर्ट पे जब सवाल पूछा गया विस्तारीकरण पे, तो उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के जो विस्थापित हैं उनको जो बड़ा वृहद एक प्लान बनाया जाएगा पुनर्वास का, तो लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, उसके बाद वो आगे बगलामुखी मंदिर वहां माथा टेका, उसके बाद नादौन यानी कि अपने गृह जिला हमीरपुर आ गए हैं। अगले लगभग 6 दिन गृह जिला हमीरपुर में निकलेंगे, और फिर वो जो 6 नहीं तो 5 दिन शायद उसमें कंप्लीट दौरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर शिमला वापसी है। हो सकता है उसके बाद कुछ और जिलों के दौरे पे भी निकलें, क्योंकि विधानसभा बजट सत्र में भी कहा था मुख्यमंत्री ने बजट स्पीच को क्लोजिंग करते हुए कि वह खुद जिलों का दौरा और विधानसभा क्षेत्रों का दौरे शुरू करेंगे, और उसके बाद पूरे हालात का जायजा लेने के बाद सरकार अपना अगला रास्ता तय करेगी। तो वो दौरे अभी तक हुए नहीं थे। कांगड़ा का एक प्रवास हुआ था, अब हमीरपुर का शुरू हो रहा है, जो खासकर कंटिन्यूटी में रहेगा। और उसके बाद शिमला आने के बाद अब कैबिनेट की बैठक है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक तय होती है, उस कैबिनेट की बैठक की जो अपडेट है वो हम आपको आगे फिर आगे उसके बारे में अपडेट देंगे। जहां तक आज आपने एक खबर भी देखी होगी, और कल हमने इसको बड़ी प्रमुखता से लिया भी था, कि राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट में फैसले के बाद जो 4 4 लेन स्टेट के हैं, परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5, किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे 3, शिमला मटौर नेशनल हाईवे 88 और पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154,
इन 4 4 लेन की कनेक्टिविटी से लगभग पूरा हिमाचल जुड़ जाता है। लेकिन इन 4 लेन को लेकर राज्य सरकार ने पिछली कैबिनेट में एक फैसला लिया था कि इनका जो 4 लेन के दोनों साइड 100 मीटर का जो एरिया है वो प्लानिंग एरिया होगा। ये नोटिफिकेशन हो गई है, पिछले कल हुई थी। लेकिन सिर्फ प्लानिंग एरिया नहीं, अगले 5 साल के लिए जो लैंड यूज है उसको फ्रीज कर दिया गया। अब लैंड यूज को फ्रीज करने का क्या मतलब है वो समझना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन 4 लेन के आसपास रहते हैं और ये समझते हैं कि उनकी लैंड वहां पे है, उसको बेचेंगे या उस लैंड पे कोई कमर्शियल चीजें शुरू करेंगे, कोई रोजगार शुरू करेंगे। उनके लिए ये जानना जरूरी है। इन 4 जो मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे, इनके दोनों साइड 100 मीटर का जो एरिया है उसको फ्रीज कर दिया गया है लैंड यूज उसका। और ये पिछली सरकार से जो ये वाला फैसला है वो एकदम उलट है। उसकी वजह ये है कि जो ये फैसला लिया गया है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता है जब 4 लेन निकलता है नई जगह से तो वहां पहले हैबिटेशन नहीं होती, क्योंकि 4 लेन जब बनाया जाता है तो वो ऐसी जगह से गुजारा जाता है जहां पर जो दूरी है वो कम हो, तो वो फिर उसकी नई अलाइनमेंट बन जाती है। नई अलाइनमेंट के कारण 4 लेन के आसपास शहर भी आते हैं, 4 लेन के आसपास नई बस्तियां बन जाती हैं, काम धंधे भी होते हैं और खासकर ये जो गाड़ियों की रिपेयर की शॉप्स हैं ये भी आ जाती हैं, फास्ट फूड की दुकानें आ जाती हैं। इन सब मशरूमिंग को रोकने के लिए, क्योंकि 4 लेन को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है, आपने देखा होगा किरतपुर मनाली पे सबसे ज्यादा हादसे अभी हो रहे हैं। 4 लेन के आसपास जितनी डिस्टर्बेंस होगी उतना जान को खतरा होगा और इसीलिए इन हादसों को कम करने के लिए सरकार ये चाहती है कि इन 4 लेन के आसपास कोई नई कंस्ट्रक्शन ना हो। यही वजह है कि 5 साल के लिए लैंड यूज को फ्रीज किया गया। जो खेत है वो खेत ही रहेगा, उस पर घर नहीं बन सकेगा। जो घर ऑलरेडी बना हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है टीसीपी की परमिशन से, लेकिन उससे आगे दायरा नहीं आ पाएगा उसका। वो फिर यानी कि जो स्थिति वर्तमान में है अगले 5 साल वही रहेगी, उसके बाद सरकार अगली क्या करती है वो आगे की बात है। लेकिन अभी 5 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब आज पहली प्रतिक्रिया आई बीजेपी की तरफ से। बिलासपुर के जो विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया है और यह कहा है कि यह सरकार का तुगलकी फैसला है। जो लोग पहले ही 4 लेन के प्रभावित थे, जिनकी लैंड थोड़ी सी बची थी 4 लेन के बाद, वो भी वेस्ट हो गई और इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये इसलिए भी देखिए पिछली सरकार के दौरान इसके बारे में एक सब कमेटी बनी थी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में और उसमें लोगों को रिलीफ देने के लिए जो दूरी थी 200 मीटर की उसको कम कर दिया गया था। 4 लेन खासकर नेरचौक के आसपास बड़े सारे लोगों को उससे राहत भी मिली थी। लेकिन अब ये फिर से एक बंदिश नई हो गई है और मकसद इसका क्या है कि सेफ्टी को पहले जो सुनिश्चित करना है। तो ये अभी तक का जो अपडेट इसमें था उसकी जानकारी हमने आपको दी। अगली बात है आईएएस के सर्विस रिव्यू की। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आईएएस अधिकारियों का सर्विस रिव्यू बुलाया हुआ था। 4 अधिकारियों का जो सर्विसेज है उनकी समीक्षा इसमें की गई। एक्सटर्नल जो मेंबर हैं वो हरियाणा से आए थे, एसीएस थे, हरियाणा से आए थे और यहाँ पर एक जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आरडी नजीम वो और जो सेक्रेटरी पर्सनल हैं वो इस कमेटी में होते हैं। 4 लोगों का सर्विस रिव्यू किया गया, काम इनका ठीक पाया गया इसलिए इनको आगे कंटिन्यू किया गया। सर्विस रिव्यू क्यों महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको बता दूं। जो रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के उसके मुताबिक जो 15 साल और 25 साल की सर्विस के बाद आईएएस अधिकारियों की सर्विसेज का रिव्यू किया जाता है कि वो अब काम के रहे हैं या नहीं। अगर उनकी एसीआर खराब है, शिकायतें ज्यादा हैं, कोई भ्रष्टाचार के मामले हैं तो ऑफिसर्स को भारत सरकार के नियमों के मुताबिक डेड वुड डिक्लेयर किया जाता है और उनको जबरन रिटायर कर दिया जाता है। हिमाचल में जब सीएस राजवंत संधू थी मुख्य सचिव तो उस वक्त 2 आईएएस अधिकारियों को डेड वुड डिक्लेयर करके रिटायर कर दिया गया था। तो ये स्टेट में भी होता है और आज जो ये मीटिंग थी इसमें 4 अधिकारियों का सर्विस रिव्यू था जिनको ठीक पाया गया और उनकी सर्विसेज आगे उसी तरह से रहेंगी। ओपीएस पर भाजपा की एक गुगली आई है हमारे सामने और गुगली में इसलिए कहूंगा क्योंकि अपने दौरान में फैसला हुआ नहीं जब सरकार थी, जब हो गया तो उसमें भी कई तरह की आशंकाएं भी हैं और आशंकाएं इसलिए क्योंकि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक कार्यक्रम था पार्टी ऑफिस में, वहां भाजपा के जो विधायक और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जीआर कटवाल, उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के जाल बिछाती है। इस बार ओल्ड पेंशन का जाल था, 7 महीने हो गए
कहा यह था कि पहली कैबिनेट में दे देंगे, 7वां महीना शुरू हो गया, अभी तक किसी को ओल्ड पेंशन नहीं मिली, कागज पत्रों में ही उलझे हुए हैं और ऑप्शन और जो बाकी सारी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। तो एक तो अभी मिल जाएगी तो भी गारंटी नहीं है कि कब तक मिलेगी आगे, क्योंकि भारत सरकार क्या करेगी भविष्य में वो पता नहीं है, और हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति आगे क्या रहेगी वो भी पता नहीं है, क्योंकि ओल्ड पेंशन और सैलरी जब दोनों ही ट्रेजरी से चलेंगी तो फिर रिस्क भविष्य में है, ये उनका कहना था जे आर कटवाल का। और यही बात एक तरह से उन्होंने कही कि अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि 7 महीने बाद भी ये क्लैरिटी नहीं है कि अभी सिर्फ अधिसूचनाओं तक ही बात चल रही है, और जहां तक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर कोई बात अभी हो नहीं रही, और जो सीनियरिटी का मसला है उसको लेकर भी कोई बात नहीं हो रही, और ये वही बातें हैं जो बीजेपी सरकार में भी हल नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली अगर बात करें तो वो है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज चर्चा इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने जो सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर दी थी यूसीसी को लेकर कि हम समर्थन करते हैं, उसके बदले में उसका जो बैकफायर है उसको शांत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेन उन्होंने अटैक किया बीजेपी पर, जो महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के नेता फिजूल में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहा कि हिमाचल के हालात महाराष्ट्र की तरह नहीं है, यहाँ कांग्रेस 40 सीटों के साथ आई है तो जो हिमाचल ट्रेंड सेटर है, हिमाचल दूसरों को कॉपी नहीं करता, इस तरह की बड़ी बातें की। लेकिन मतलब की बात देखिए ये है कि उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर उनका जो स्टैंड वही रहेगा जो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड तय नहीं किया है, जब पार्टी तय करेगी तो उनका स्टैंड वही रहेगा। मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा उससे वो अलग हो गए हैं, यानी कि उससे उन्होंने खुद को अलग कर दिया है। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पूरी तरह से इसलिए की क्योंकि जो उस बयान के बाद इफेक्ट आए थे उन इफेक्ट्स को कम किया जा सके। अब अगली अगर बात करें तो वो करते हैं गवर्नर हाउस की, और गवर्नर हाउस की बात इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस से राज्य सरकार को एक रिमाइंडर आया है। आपको तरह तरह की चर्चाएं आजकल देखने को मिलती हैं कि गवर्नर ने एक बिल पे ऑब्जेक्शन कर दिया, दूसरे बिल को दिल्ली लौटा दिया, वो बात ठीक है। सुखाश्रय जो एक्ट बनाया था हिमाचल सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उस एक्ट को जो गवर्नर हैं उन्होंने भेज दिया है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, और भेजा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के जो विधि सचिव हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद नोटिंग में लिखा था कि इसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजना जरूरी है, तो वो वहां भेज दिया है। तो इसलिए अभी सुखाश्रय एक्ट जो है वो नहीं बन पाया है, वो रिजर्व हो गया है, और प्रेसिडेंट जब मंजूरी देंगे उसके बाद ही लागू होगा। दूसरी जो बात है वो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, जो 2021 में जयराम ठाकुर ने एक कानून बनाकर शुरू की थी, जिसमें इमरजेंसी में जेल जाने वाले लोगों को 20,000 या उनकी फैमिली के लोगों को 12,000 रुपए पेंशन दी जा रही थी। इसको बजट सेशन में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रिपील कर दिया, लेकिन रिपील करने से पहले रिपील में यह लिखा गया कि 1 अप्रैल से स्कीम को बंद किया जा रहा है, जबकि गवर्नर के साइन अभी हुए नहीं थे। अभी तक गवर्नर ने उस बिल को मंजूरी नहीं दी और 2 ऑब्जेक्शन के साथ राज्य सरकार को भेज दिया है। लेकिन आज वो बात नहीं है, आज जो बात है रिमाइंडर की वो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर। देखिए, हिमाचल में मंडी यूनिवर्सिटी जो सरदार वल्लभ पटेल के नाम पे बनी है और शिमला यूनिवर्सिटी, दोनों में राज्य सरकार नए कुलपति लगाना चाहती है क्योंकि अभी पिछले वाले ही चल रहे हैं। एचपीयू में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनके पास चार्ज है, और वो खुद शायद ये कह चुके थे कि वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते, नए लगा लें, लेकिन गवर्नर ने उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा जब तक नया वीसी नहीं बन जाता। इसके बाद सर्च कमेटी बनाने को लेकर बात शुरू हुई और यूजीसी ने अपना मेंबर सर्च कमेटी में बना दिया, गवर्नर ने भी अपना मेंबर नॉमिनेट करना है, लेकिन राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई थी कि सर्च कमेटी के लिए आप अपना मेंबर नॉमिनेट करें, लेकिन अभी तक वो नॉमिनेशन गवर्नर हाउस को नहीं मिली है। अब गवर्नर हाउस ने राज्य सरकार को फिर से रिमाइंडर भेजा है कि वीसी के चयन के लिए जो सर्च कमेटी बननी है उसके लिए राज्य सरकार अपना मेंबर जो है वो नॉमिनेट करे। ये मेंबर नॉमिनेट होगा, फिर राज्यपाल जो सर्च कमेटी की नोटिफिकेशन करेंगे, वो सर्च कमेटी लोगों से आवेदन मांगेगी वीसी के पद के लिए, और फिर फैसला होगा कि नया वीसी कौन होगा। तो अभी तक राज्य सरकार ने अपना नॉमिनेशन नहीं दिया है, तो ये मामला वीसी की नियुक्ति
नियुक्ति का वहीं अटका हुआ है जहां पे पहले से था। तो ये अब कुलपति की नियुक्ति तभी होगी जब इस मामले में आगे कोई बात होगी, यानी कि राज्य सरकार जो अपना नॉमिनेशन है वो वहां देगी। अब बात करते हैं कर्मचारियों की रिम्बर्समेंट की। राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिम्बर्समेंट इससे पहले मेडिकल बिलों की होती है, जो टीएडीए है उसकी भी रिम्बर्समेंट होती है। बीच में राज्य सरकार ने जो हिमाचल भवन चंडीगढ़, हिमाचल भवन दिल्ली, हिमाचल सदर्न दिल्ली और विली पार्क शिमला, इनके जो रूम रेंट है वो बढ़ा दिया था 1200 रुपए, विली पार्क में 1600 का भी है सेकेंड। तो उसके बाद फूड सब्सिडी कम हो गई। लेकिन जो इसके बाद एक और ऑर्डर आ गया राज्य के सर्किट हाउसेज और रेस्ट हाउसेज के लिए। सर्किट हाउस में सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों से लेकर नेताओं, मीडिया कर्मियों सबके लिए 600 रुपए, और रेस्ट हाउस में 500 रुपए का रूम रेंट तय हो गया। ये नोटिफिकेशन 30 जून 2023 को सरकार ने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है इसमें कि सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी काम से जाता है तो उसको जो टीएडीए है वो 200 से 400 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर सर्किट हाउस में उसने रुकना है तो 600 रुपए देने पड़ेंगे, जेब से 200 या 300 रुपए जाएंगे, फूड की बात अलग है। तो अब एक और ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से, और उसमें यह कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी काम के लिए सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस में रुकेगा तो जो 500 या 600 रुपए उसको देना पड़ता है रूम रेंट, वो सरकार रिम्बर्स कर देगी। मतलब यह हुआ कि टीएडीए नहीं बढ़ाया है, लेकिन जो कर्मचारी जाएगा उसका एक्चुअल बिल रिम्बर्स हो जाएगा। तो ये आज रिम्बर्समेंट को लेकर ऑर्डर है। इससे पहले इसी तरह की रिम्बर्समेंट का ऑर्डर हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली के लिए भी पहले हो चुका था, जो 1200 रुपए के लिए किया गया था। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, वो है नई नौकरियों की बात। देखिए 13 अप्रैल की कैबिनेट थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और उस कैबिनेट का अगर आपने प्रेस नोट देखा होगा तो उसमें एक फैसला हुआ था। वो फैसला ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां हैं, वो नियुक्तियों का जो प्रक्रिया है, उसका जो नियम है 15A, उसमें सरकार बदलाव करेगी। और बदलाव ये था कि उसमें जो एमोलुमेंट्स थे, जो 60% ऑफ पे मैट्रिक्स जो फर्स्ट सेल है उसका मिलता था, उसमें कमी की जानी थी, और एक जो अवधि है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की, उसको बढ़ाने की भी तैयारी थी। लेकिन 3 महीने इस पर एक्सरसाइज हुई, क्योंकि लॉ में गई फाइल, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को गई, वहां से वापस आई, और फिर फाइनली ऑर्डर के लिए गई चीफ मिनिस्टर को। लेकिन जब गई सीएम ऑफिस तो उसके बाद फाइल पे ये लिख के आया कि इसको फिलहाल दिस में बी केप्ट इन अम्बेयंस, इसको होल्ड कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। जब इसको रोक दिया गया तो मतलब ये हुआ, उसके बाद जितने फैसले कैबिनेट में हुए थे भर्तियों के, नई भर्तियों के, वो सारे कंडीशनल थे। और उनमें ये कहा गया था, जो 13 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में कैबिनेट हुई, उन कैबिनेट में जितने भी भर्तियों के मामले थे वो कंडीशनल परमिशन सरकार ने दी थी। ये कहा गया था कि पहले कैबिनेट की परमिशन के बाद संबंधित एडी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है, इस बारे में पर्सनल और फाइनेंस से भी अनुमति लेगा। जब ये अनुमति कार्मिक विभाग में जारी थी तो वो लिख रहे थे कि अभी हम नए रूल्स बनाने के प्रक्रिया में हैं, तो इसके लिए अभी इंतजार करें। यही वजह थी कि जो एजुकेशन में 5800 टीचर भर्ती होने थे, हायर एजुकेशन में उससे 530 थे, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत सारे थे। और जो इसके अलावा जो भर्तियां मंजूर हुई हैं उसमें कुछ पीडब्ल्यूडी की थी और कुछ अन्य विभागों की भी थी, वो सारी फिर इस प्रोसेस में एक तरह से रुक गई। और रुक इसलिए गई क्योंकि विभागों को ये कहा गया था कि आप रिक्विजिशन ना भेजें, और लोक सेवा आयोग को कहा गया था कि आप रिक्विजिशन ना लें। तो जो आई हुई थी रिक्विजिशन, वो भी लोक सेवा आयोग ने रेफर बैक कर दी थी। इस कारण आपने देखा होगा 13 अप्रैल के बाद अब तक नई रिक्विजिशन पर भर्ती विज्ञापन नहीं निकले हैं। जो हमीरपुर आयोग के कारण जो केस आए हैं वो बात अलग है, रुकी हुई भर्तियों के मैटर अलग हैं, वो हम आपको कल भी बता चुके हैं कि 27 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें भर्तियां होनी हैं। लेकिन अभी भी जो ये नई रिक्विजिशन रुक गई थी, उसके बारे में अच्छी खबर ये है कि ये रिक्विजिशन अब शुरू हो जाएगी। सरकार ने कार्मिक विभाग को फ्रेश इंस्ट्रक्शन जारी करने की अनुमति दे दी है, और ये इंस्ट्रक्शन ये होगी कि जो प्रेजेंट जो अभी के रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति के, जो प्रिवेलिंग रूल्स हैं, यही कंटिन्यू रहेंगे, और विभाग इन्हीं रूल्स के मुताबिक अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे जारी रखें। और इस चिट्ठी को जारी करने के लिए ये पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री का इंतजार किया जाए 5-6 दिन का। अदरवाइज
अगर टेलीफोनिकली भी उनसे परमिशन हो जाएगी या फाइल भेज के परमिशन, मान लो हमीरपुर फाइल भेज के हो जाए, तो ये इंस्ट्रक्शन पहले हो जाएगी और ये इंस्ट्रक्शन सभी को जाएगी, सभी विभागों को, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके बाद ये जो क्लास 3 की सारी भर्तियां हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाली और भी जितनी भर्तियां हैं वो सारी शुरू हो जाएंगी और इमीडिएट भर्ती विज्ञापन निकलेंगे। इसीलिए जो नई भर्ती के इंतजार युवा कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, कहीं और हो, वो जो है तैयारी उस तरह से रखें, क्योंकि सरकार की तरफ से ये क्लैरिटी हो गई है कि जो 13 अप्रैल की कैबिनेट का डिसीजन था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखिए करना क्यों जरूरी है, वंस ये डिसाइड हो गया कैबिनेट से कि हम इनको इन 15A जो है इन रूल्स में उसको चेंज करेंगे, तो जब तक वो चेंज, आइदर वो चेंज ना हो या फिर सरकार ये बता दे कि ये चेंज अब नहीं होगा, तभी आगे भर्ती होगी। और इसमें मुख्यमंत्री से भी अनुमति लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, अदरवाइज चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे भी जा सकता था। तो कैबिनेट का जो डिसीजन है उसमें अगर कोई चेंज करना है, उसमें कोई डाइवर्जन करनी है, तो वो सीएम की अनुमति उसमें जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नई भर्तियों की शुरुआत हो रही है और जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उन्होंने भी बताया था परसों कि जो एजुकेशन की भर्तियां हैं वो एक साथ शुरू होंगी और शुरुआत बैच वाइज से विभाग को बोलने को कहा गया है, लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन से होनी है वो भी फास्ट होंगी। जो नई भर्ती एजेंसी की बात है वो उसमें अभी टाइम लगना है, पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल के आसपास आ सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट आने के बाद भी मतलब ये है कि भर्ती तो जल्दी एजेंसी बनेगी नहीं, तो लोक सेवा आयोग को ही ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब लोक सेवा आयोग को करनी है और रिक्वेजिशन क्लियर आएंगी तो ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा और इस प्रोसेस में जो लोग अब भर्ती चाहते हैं और जो सरकारी नौकरी का भी इंतजार कर रहे हैं वो लगभग अपनी तैयारी इस तरह से रखें कि जो नई भर्तियां हैं वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और सरकार की तरफ से इस बारे में जो इंस्ट्रक्शन इशू होनी है उस इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी आप देखेंगे और इसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो ये भर्ती प्रक्रिया है सभी विभागों की लोक सेवा आयोग शुरू करेगा। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम उस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा स्टडी कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।